यहाँ से मेरे ख्याल से छोड़ा था, तो यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। मेन पर्पस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज टू, इन्वेंट्री कंट्रोल का मेन पर्पस क्या होता है? याद रखिए, ये कंट्रोल का वर्ड इंटरप्राइज मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इसी तरह चूंकि यहाँ एफसीएमए में भी आया है, तो कंट्रोल का मतलब हमेशा किसी चीज़ को एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में करना होता है, यानी कि उसमें अगर किसी किस्म के उस स्टैंडर्ड से डिविएशन आ जाए, तो उसको दोबारा से पाथ में लाने को कंट्रोल कहते हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मकसद होता है मिनिमाइज किया जा सके इन्वेंट्री की कॉस्ट को, यानी कि इन्वेंट्री की कॉस्ट एक्सटेंड ना हो सके, उसको मिनिमाइज किया जा सके, उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड और बजटेड वे में चलाया जा सके, उसके लिए हम इन्वेंट्री कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट एक्सप्लेन ए फेवरेबल वेज रेट वेरिएंस। तो इनमें से वो कौन सा एलिमेंट या कौन सा स्टेटमेंट है कि जो फेवरेबल वेज रेट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा? तो वैसे तो फेवरेबल वेज रेट का मतलब क्या होगा, ये पहले अंडरस्टैंड करें। देखिए, वेज रेट उस टाइम पे फेवरेबल होगा जब हम मजदूर को जो हमारा स्टैंडर्ड रेट था उससे कम रेट पर, एक्चुअल रेट हम उसको कम दे स्टैंडर्ड रेट से, तब हमारा वेज रेट वेरिएंस फेवरेबल आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं रिडक्शन इन द पावर ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन ये यूनियन वालों, ये ट्रेड वालों का एक यूनियन है, ये एक उन्होंने एक क्या कह सकते हैं ग्रुप बनाया हुआ है, उन्होंने ओवरऑल रिडक्शन की, तो क्या उसकी वजह से होगा? तो उस वक्त उसकी वजह से तो स्टैंडर्ड रेट ही नीचे आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। हायर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाँ ये कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन ये आंसर एक्यूरेट नहीं हो सकता। इसमें कहा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हो गई, हाई अनएम्प्लॉयमेंट केसेस हो गए, तो इसकी वजह से मजदूर तैयार तो होंगे कम वेजेस पे काम करने के लिए, लेकिन ये एक फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो कम वेजेस पे ही काम करें। उसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की गई, तो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से कॉस्ट बढ़ भी सकती है, कॉस्ट कम भी हो सकती है, तो ये भी एक फैक्टर नहीं हो सकता। इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि एक नया कानून पेश किया गया कि जिसमें उनकी वेज रेट को कम की गई। तो स्टैंडर्डाइज्ड रेट हमने क्या रखी थी, मसलन 10 रखी थी, तो कानून के जरिए उनकी वेज रेट को कम किया गया, तो कम करने की वजह से क्या होगा, फेवरेबल वेज रेट होगा। स्टैंडर्ड तो हमने पहले से सेट किया होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड या बजटेड रेट हमने पहले से सेट किया होगा, उसमें से चूंकि लेजिस्लेशन आया और उसकी वजह से वेज रेट कम हो गई, तो स्टैंडर्ड से कम हो जाएगा, तो उसमें फेवरेबल वेज रेट वेरिएंस आ जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह है इन मैन्युफैक्चरिंग फर्म द स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मटेरियल वाज स्टैंडर्ड the standard quantity of material was set at 10 kg and standard price was fixed at 2 per kg, rs 2 per kg, ठीक है। The actual quantity consumed was 12 kg and the actual price paid was 1.90 per kg। Determine मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल की यूसेज वेरिएंस हमने मालूम करनी है, तो हमेशा याद रखिए ये हमेशा प्रॉब्लम करता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे किसकी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस की। तो मटेरियल मटेरियल यूसेज वेरिएंस किसके इक्वल होता है? हमेशा इस सेंटर वाले को हमने देखना होता है। यहाँ पे बात की जा रही है यूसेज के बारे में, तो यूसेज किसको प्रिडिक्ट कर रहा होता है, किसके बारे में बोल रहा होता है कि कितना केजी यूज हुआ, या, या कितनी क्वांटिटी यूज हो गई, ठीक है, उसी को हम यूसेज कहते हैं। अब यूसेज तो हम ये नहीं कह सकते कि 10 रुपीस की खर्च हो गई या 12
रुपीज़ की खर्च हुई। इसमें हम क्वांटिटी को फोकस करेंगे यूसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड, क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या थी हमारी, उसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। एक्चुअल एक्चुअल के लिए इस तरह करता हूँ, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। हमेशा याद रखिए, हमेशा ब्रैकेट के बाद जो भी चीज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे वो स्टैंडर्ड से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड, सॉरी फॉर इट, स्टैंडर्ड प्राइस होगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। तो हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और यहाँ फाइंड करते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल वास कितना था, 10 kg, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, हमने जो यूज की है 12 kg है, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्राइस क्या रखी है, स्टैंडर्ड प्राइस रखी है 2, तो यहाँ पे आएगा 2 kg, और ये एडवर्स होगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा की है स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, मल्टीप्लाई बाय 2, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 4। और ये 4 फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल, या एडवर्स होगा, तो एडवर्स होगा, क्यों, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी को बढ़ाया है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The following data is related to production of 1 unit of product T. ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने x कितने यूज किए हैं, y कितने यूज किए हैं, x के 40 और y के 50। एक्चुअल क्वांटिटी 55, x के और y के 35। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट पर केजी x के 10 है, y के 5 है। एक्चुअल रेट पर केजी x के 9 है और y के 7 है। हमने क्या फिर से मालूम करना, मटेरियल मटेरियल यूसेज वेरिएंस, हमें फॉर्मूले का पता है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट के मालूम कर, हम प्रोडक्ट एक्स का करते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट एक्स का हम पहले मालूम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है प्रोडक्ट एक्स की, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 40, और एक्चुअल क्या यूज किया हमने, एक्चुअल क्वांटिटी इसकी 55, और इसकी प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेट क्या है, सॉरी, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट होगा, ठीक है, ये प्राइस नहीं है, ये स्टैंडर्ड रेट है। चलिए हम इसको मिटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका कलर भी रेड था, तो यहाँ पर रेट लिखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर रेट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट एक्स का रेट क्या है, प्रोडक्ट एक्स की रेट हमें यहाँ पर गिवन है, दैट इज 10, तो इज इक्वल टू 40 माइनस 55, स्टैंडर्ड कम है एक्चुअली, एक्चुअल क्वांटिटी बढ़ चुकी है, तो ये आएगा 15, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 150, ठीक है। ओके, इसी तरह हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस मालूम करेंगे किसका, प्रोडक्ट वाई का, इज इक्वल टू क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है 50 है और एक्चुअल 35 है, यहाँ पर कम हो चुका है, एक्चुअल 50 माइनस 35 है, और इसका स्टैंडर्ड रेट है, प्रोडक्ट वाई का स्टैंडर्ड रेट है 5। ये देखिए, ये जो यहाँ पर इररिलेवेंट सा एक
ऐसी एक एंट्री दी गई है, इसे हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ओके। सो हम क्या मालूम करते हैं, इक्वल टू क्या आएगा, 15, 15 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 5, 15 मल्टीप्लाई बाई 10 करने से 150 आ रहा था, तो 15 मल्टीप्लाई 5 करने से 75 आएगा। ठीक है, तो ये एडवर्स हो गया, ये क्या था, ये तो एडवर्स ही था। ठीक है, ये फेवरेबल है। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल हम जब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, ये चूंकि एडवर्स है, ये फेवरेबल है, तो इन दोनों को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 75, 75 एडवर्स, अनफेवरेबल। तो क्या अनफेवरेबल को ही टिक किया हुआ है, जी अनफेवरेबल है को ही इन्होंने टिक किया हुआ है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। इस तरह हम इस दूसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें कहा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वुड बी इंक्लूडेड इन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाएंगे किसमें। देखिए, सबसे पहले तो आपने याद रखना है, कभी भी मटेरियल के बारे में बात करें, लेबर के बारे में, डायरेक्ट मटेरियल की, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल की बात करें, लेबर की बात करें, डायरेक्ट लेबर की, या डायरेक्ट ओवरहेड्स की बात करें, तो वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगी। इसके अलावा बाकी जितने भी जितनी भी कॉस्ट होगी वो नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज में शामिल होंगे। तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स आते हैं। ठीक है, तो ये तो शामिल नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन द प्रोडक्शन ऑफ, इन द प्रोडक्शन और द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी नहीं होंगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में फिर से यही तीनों ये तीनों तो नहीं आते, बल्कि डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट ओवरहेड आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड ये हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन। और फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं लगती, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में कभी कभार ओवरहेड आ जाते हैं, जैसे कि रेंट वगैरह है, ठीक है, मशीन वगैरह है, फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट लेबर आइडल टाइम। ओके, आइडल टाइम क्या होता है, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें। लेबर आइडल टाइम ये वो वक्त है कि जब अ, मजदूर तो अवेलेबल होते हैं, लेबर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन चूंकि फैक्ट्री के अंदर ही कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या मशीन खराब है, या कोई और इवेंट हुआ है, तो जिसकी वजह से लेबर तो अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद वो काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए ही उन्हें काम करना था, या मशीन में उन्हें काम करना था, तो वहीं ही खराब है, तो वो काम नहीं कर सकते। तो उसी को ही हम आइडल टाइम कहते हैं, लेबर आइडल टाइम। तो ये क्या है, इसके बारे में कौन-कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकते हैं, पूछा गया। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इज नॉट caused by non-availability of raw material. लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इज नॉट caused, ये कास्ट नहीं होता बाय नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये तो गलत है भाई, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ना हो तो लेबर कैसे काम करेंगे, तो वेरिएंस तो आएगा। तो इन्होंने कहा वेरिएंस नहीं आएगा, वेरिएंस आएगा, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इज मेड एज एबनॉर्मल आइडियल एबनॉर्मल आइडल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवरली रेट, गलत है। इसमें एबनॉर्मल नहीं बल्कि आइडल आवर्स आएंगे, आइडल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवरली रेट आएगा, ये एबनॉर्मल नहीं आएगा, तो ये भी गलत हुआ। ठीक है, सेकंड भी गलत हुआ। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज अनफेवरेबल और एडवर्स, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरा पॉइंट कि लेबर आइडल टाइम की वजह से वेरिएंस आ जाते हैं। हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया, तो हमें तो पता नहीं था कि मशीन खराब होंगी या इलेक्ट्रिसिटी
नहीं रहेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहने की वजह से या मशीन खराब होने की वजह से हम उस स्टैंडर्ड से पीछे चले गए, हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा लग गई, तो उसमें वेरिएंस आ गया, तो वो अनफेवरेबल होगा या एडवर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस ए यूनिट इज 80 आवर्स एंड द स्टैंडर्ड टाइम पर आवर इज 100 पर आवर। ओके, actual time spent to produce a unit is actual time spent to produce a unit is 90 hours and actual rate per hour is rs 110 per hour. Determine the labor cost variance. ओके, बहुत इजी है। देखिए, कॉस्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आता है आपका सबसे पहले तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल, नहीं नहीं सॉरी, स्टैंडर्ड आएगा पहले, क्या है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगी है, कितनी लगनी चाहिए थी, और हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी है। तो जब हम ये मालूम करते हैं, ये दोनों चीज़ें मालूम करते हैं, तो हमारे पास लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है। तो हम देखते हैं, देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस कितना है, 80 आवर्स है, 80 आवर्स है, और पर आवर हम कितना पे कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम पर आवर इज 100, तो क्या होगा इज इक्वल टू 8000 होगा कि नहीं होगा। इसी तरह एक्चुअली कितना आवर्स लग रहा है, 90, और हम कितना पे कर रहे हैं, 110। तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय 110 इज इक्वल टू एक्चुअली कितना लग रहा है, 9900। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लग रही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट लग रही है 8000। ठीक है, लगनी चाहिए थी 8000, लेकिन लग कितनी रही है, 9900। तो हमारे पास 1900 एडवर्स आ गया। ठीक है, 1900 क्या आ गया, सॉरी 1900 एडवर्स आ गई हमारे पास। तो क्या हमारे पास ऑप्शन गिवन है, जी बिल्कुल गिवन है, तो ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन एक्चुअल प्राइस इज हायर और लोअर देन द स्टैंडर्ड प्राइस इज, जब एक्चुअल प्राइस हायर हो या लोअर हो, तो देन दी स्टैंडर्ड प्राइस से जब एक्चुअल प्राइस ज्यादा हो या कम हो, तो उस वक्त क्या होगा, सेल प्राइस वेरिएंस आएगा। ये तो बहुत आसान से सवाल किया गया है। देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस थी, हमने सोचा हुआ था कि एक मखसूस प्रोडक्ट है, उसको एक 10 रुपीज पर हमने बेचना था। अगर उसको हम 11 में बेचेंगे, तो तब भी वेरिएंस आएगा सेल में। ठीक है, सेल की प्राइस में वेरिएंस आएगा। अगर 9 रुपीज का भी बेचते हैं, तब भी वेरिएंस आएगा। एक में इंक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है, तो सेल प्राइस वेरिएंस होगा, वॉल्यूम में वेरिएंस नहीं आएगा, या मिक्स वेरिएंस भी नहीं होगा, सेल क्वांटिटी वेरिएंस भी नहीं होगा, बल्कि उसकी प्राइस में इफेक्ट आएगा।